क्या आपको पता है बॉन्ड सिर्फ बनते नहीं हैं। जब बॉन्ड बनते हैं तो उनके बीच में एक खींचातनी होता है, एक रसाकसी होता है, जिसमें कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं, कुछ के तरफ से दूर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस खींचातनी की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में जो परिवर्तन आता है, एक पोलैरिटी आता है, उसी पोलैरिटी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों स्वागत आज हमारे चैनल पे, जहां हम लोग सीखने वाले डाइपोल मोमेंट क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी केमिकल बॉन्ड का एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बता देगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और मॉलिक्यूल के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो काफी हद तक समझना आसान हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके एक बारी फटाफट शेयर कर दो, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट। आप सब ने देखा होगा कई बार मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज लगा दिया जाता है। वो चार्ज क्या होता है, ठीक है, वो जो चार्ज होता है वही होता है डाइपोल मोमेंट। तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट समझना है तो एक बात तो कंफर्म पता होनी जरूरी है कि चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है, किधर से कोई मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है। अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड पता लगा ले जाएं, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डाइपोल मोमेंट कितना है, ज्यादा है, कम है, जीरो है, नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आप में से किसी को डाइपोल मोमेंट का कोई आइडिया है, बेसिक आइडिया, कभी आपने पढ़ा हो जिंदगी में डाइपोल मोमेंट कभी पढ़ा है? कितने लोग पढ़े हो, फटाफट जरा हमको एक बार बता दो। तो आप में से कितने लोगों ने डाइपोल मोमेंट कभी पढ़ा है, इसके पहले कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज खतरनाक तरीके से पढ़ोगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ोगे, हर एक बात क्लियर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो डाइपोल मोमेंट के लिए समझना जरूरी क्या है। हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई बॉन्ड बनता है ना, तो दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो शेयरिंग से बनता है। बाद में और कॉन्सेप्ट आए कि ओवरलैपिंग से बनता है, वो बात वही है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। सो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बने, बट होता क्या है, ये दोनों वफादार नहीं एक दूसरे के प्रति। ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, हमेशा एक दूसरे के प्रति बैर का भाव रखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को कभी बी चाहता है कि हम खींच लें, ए चाहता है हम खींच लें। अब इन दोनों की चाहत, सबकी तो चाहत पूरी नहीं होती ना, कुछ की चाहत अधूरी रह जाएगी। पूरी उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा उसी की तरफ। तो शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रिंग्स चार्जेज ओवर द मॉलिक्यूल। आप ये बात जानते हो ना। अगर हम ये वाला काम देख लें तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा बच्चों, ये शिफ्ट हो जाएगा और चलाएगा बी के पास। अब बी के पास आने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल चार्ज क्या है, नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और जिसके पास से दूर गए उसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। हमें क्या दिखा, इस मॉलिक्यूल में क्या जनरेट हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलपमेंट जो हमारा आया है यही डाइपोल मोमेंट है। सो दिस मॉलिक्यूल बिकम पोलर। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब आपको समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। डाइपोल मोमेंट बच्चों कुछ नहीं है, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना एक्सटेंट या कितना अमाउंट ऑफ पोलैरिटी डेवलप होता है, दैट पोलैरिटी मेजरमेंट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आया? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? Dipole moment is nothing, it is just the measure of polarity within a covalent molecule। और ये जो polarity measure हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो अगर आपसे बोला जाए कि जरा डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन दे दो, तो आप लोगों को डेफिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट बहुत ही सिंपल चीज है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल में मेजर करता है कितना एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी है। सो द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल मेजर इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। बस यही है। तो डेफिनेशन है द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल measure in term of covalent molecules। measure मतलब मेजरमेंट होता है ना, measure in term of
डाइपोल मोमेंट, मेजर इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो जो एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी है उसको मेजर करने का जो तरीका है वही हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। बोलो बच्चों, समझ आया? डाइपोल मोमेंट इज नथिंग, इट इज द पोलैरिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी विद इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल हमारा ए था और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, बी है। अब इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, पोलैरिटी आने वाला है। क्यों? क्योंकि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। सो दिस मॉलिक्यूल बिकम डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस मॉलिक्यूल बिकम डेल्टा नेगेटिव। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, और रेडियस की वजह से जो पोलैरिटी डेवलप किया वही हमारा क्या होगा, डाइपोल। तो अब देखो डाइपोल निकालने का जो हमारा मेथड है वो है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे डाइपोल आने वाला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालने वाले हैं। सो अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल है देन हमें उसका कैलकुलेशन करना होगा। देन वी हैव अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज हेयर। वो फॉर्मूला क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना इसको। ये है Q इंटू डी। अभी मैं इसको बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा बहुत कायदे से, बस आप लोग वेट करो। देखो म्यू डाइपोल मोमेंट है, Q क्या है, दोनों आयंस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बताता है, और D क्या है, दोनों आयनों के बीच का जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है। सो Q हम जो बोल रहे हैं ना, जो Q है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज का एक्सटेंट कितना है, थोड़ा है या बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ चार्ज, ठीक, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कह लो। और जो D है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। जो अपोजिट चार्ज हैं उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का और चार्ज के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके बीच का प्रोडक्ट है। सो ये कह सकते हो क्या कि चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। या दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, जितना दूरी होगा, वो क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट को बढ़ाएगा। क्या ये कहा जा सकता है, हाँ या ना, बताओ बच्चों, इज इट ओके, कहना उचित है या नहीं है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज वेरी मतलब बहुत ही सटीक डेफिनेशन हो गया हमारा कि चार्ज और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है, चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड म्यू, ठीक, ये हमारा बताता है डाइपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। पहले एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट समझ आया सभी को? फटाफट बताइए सभी लोग, क्या डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया क्या होता है? एवरीबॉडी, डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया सभी को कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है? नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। अब चलेंगे इसके बाद में हम बाकी इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसको जिसको पता हो बता दो, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? यूनिट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? हाँ जी, किसी को पता हो तो बोलो, डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं? देखो बच्चों, ज्यादातर मोस्टली डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय डीबाई। इसका जो यूनिट है क्या है? डीबाई है, या इसको कूलम मीटर भी कह सकते हो, कूलम मीटर भी होता है, या इसका दूसरा यूनिट है आपका ESU सेंटीमीटर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। मोस्टली हमारे डिफाइन किया जाता है इन द टर्म ऑफ डीबाई, ठीक है, डीबाई होता है। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डीबाई, यूनिट ऑफ, अब मैं DM लिखूंगा हर बार डाइपोल मोमेंट लिखूंगा, इज डीबाई। अब डीबाई को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, ठीक है, कैपिटल D। अब जहां भी D लिखा होगा इसको हमें पता होना जरूरी है कि किस किस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक डीबाई जो होता है, अगर इसको हम ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होता है 1 डीबाई इक्वल टू 1 डीबाई इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU
सेंटीमीटर। ईएसयू होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है। अपोजिट चार्ज है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी से यूनिट आता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ईएसयू डॉट सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें कूलम्ब मीटर में, तो हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 30 के, सो 3.33 इंटू 10 के पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर, ये इसका यूनिट होता है। आप ये वैल्यू जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 डिवाइड बराबर अगर आपको कूलम्ब मीटर में पूछा गया तो कितना होगा, और अगर आपसे ईएसयू सेंटीमीटर में पूछा गया तो कितना होगा, दोनों का आपको पता होना जरूरी है, वो भी अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स सी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, एक सेंटीमीटर में है ना, सीजीएस में, एक एमकेएस में, दूसरा आपका एक कॉमनली जब हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाई। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। फिर से बताएं, क्या फिर से बताना है भैया? हाँ जी, क्या फिर से बताना है बताओ? डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिवाई है, अब इसमें फिर से क्या बताना है? समझ आया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ आगे चले, इसके आगे बढ़ा जाए। सो चलो अब हमको देखना क्या है, डाइपोल मोमेंट के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं, या डाइपोल मोमेंट किन किन बातों पे डिपेंडेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट टोटल 6 चीजों पे डिपेंडेंट होता है, टोटल 6 चीजों पे। चला जाए सबकी बात की जाए, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, सभी लोग बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके, अगर हो सके तो शेयर करना कभी मत भूलना, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, ठीक। कभी कभी हो सकता है ब्लर होने का रिस्क हो, तो अगर ऐसा होगा तो लेट मी नो, वैसे मैं कोशिश करूंगा ना हो, ठीक है। चलो देखो डाइपोल मोमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हमारा हेडिंग है डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट निकालने जा रहे हैं तो ये हमें पता होना जरूरी है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइपोल मोमेंट को मेजर कराते हैं या डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं। आप लोगों को किसी को पता है? देखो सबसे पहले जो डाइपोल मोमेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ईएन डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। ईएन डिफरेंस, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। जो दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं उनके बीच में ईएन डिफरेंस अगर होगा तो डाइपोल मोमेंट स्ट्रांगली अफेक्ट होगा, वहां पे हमारा डाइपोल क्या होता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। सो डाइपोल मोमेंट इज अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये पहला हो गया ईएन डिफरेंस की वजह से। दूसरा जो हमारा इफेक्ट अफेक्टेड होता है, किसकी वजह से अफेक्टेड होता है, ये अफेक्ट होता है डायरेक्शन की वजह से, किस डायरेक्शन में ये मूव करता है। देखो बच्चों अभी मैं इसको बता लूं फिर आपको बताऊंगा किस तरह के प्रॉपर्टी है, सारा कुछ बताऊंगा। हालांकि मुझे थोड़ा पहले बताना चाहिए था, एक कदम और पीछे आ जाओ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख दो मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअली डाइपोल मोमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानना जरूरी है, तब अगला वाला बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर मूव कर रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, ये डिनोटेड बाई किसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई एक ऐसा एरो होगा जिसके पूंछ पे लगा होगा, ठीक, और ये टेल होगा, ये हेड ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स, इधर होगा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर मोर ईएन होगा, और इधर आपका क्या होगा, इस जगह पे हमेशा टेल पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इस एरो से डिनोट करते हैं। इस एरो में क्या होगा, जिधर इसका टेल है, ये प्लस साइन जैसा दिख रहा है आपको क्रॉस वाला, ये हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, और जो इसका हेड है, दिस हेड एरोज
जो हेड का एरो का हेड है दैट इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डाइपोल का डायरेक्शन इससे पता चलेगा डाइपोल किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे आपको इस चीज से तुरंत पता चलेगा कि हमारा डाइपोल मोमेंट कैसे बिहेव करता है। तो अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में डिपेंडेंट होते हैं। मैं दूसरा वही बताने वाला था, तब से मुझे याद आ गया ये भी बात आपको बताना जरूरी है। सो क्लियर है यहां तक सभी को, एवरीबॉडी ओके अप टू दिस। अब आ जाओ यहां पे, फिर से हम लोग फैक्टर्स पढ़ाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। तो पहला था हमारा ईएन का डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट अपने डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है ना बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, दो गुने हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। सो हमें ये बहुत क्लियर कट पता होना जरूरी है कि वेक्टर का जो वेक्टर है हमारे डाइपोल मूवमेंट के, उनका मूवमेंट किधर है, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक डायरेक्शन बेस्ड होंगे ना, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, कमेंट में बोलते चला करो, ठीक है। फिर तीसरा, क्या ये एंगल पे डिपेंडेंट होंगे, एंगल पे, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, दो बॉन्ड जो आपस में बने हैं उन पे डिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बने हैं उन पे डिपेंडेंट होगा। आपको दिखाऊंगा मैं अभी डेरिवेशन करके, इसका एक फॉर्मूला आएगा जिसमें डाइपोल मोमेंट थीटा, जो बॉन्ड एंगल उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना एंगल बढ़ेगा उतना डाइपोल घटता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वेक्टर क्वांटिटी का वो प्रोडक्ट होता है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, थोड़ी देर में कैलकुलेशन करेंगे। तीन बातें हो गई। चौथी बात है इन्फ्लुएंस ऑफ लोन पेयर, क्या लोन पेयर डाइपोल को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो आप लोग बताओ क्या डाइपोल पर अफेक्ट आएगा, बिल्कुल अफेक्ट आएगा, डाइपोल बिल्कुल अफेक्ट होंगे, किससे, लोन पेयर प्रेजेंट होने से। लोन पेयर ऑलवेज अफेक्टेड डाइपोल, ये तय है डाइपोल अफेक्ट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर, ये तय है, होना ही होना है, ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी, देखना मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी, ये सारी चीजें डाइपोल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और आखिरी है बच्चों, एक आखिरी इफेक्ट जो डाइपोल को अफेक्ट करता है वो है हमारा सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, दैट विल आल्सो डिसाइड द डाइपोल मोमेंट, होगा कम होगा या ज्यादा होगा। तो सिमेट्री एंड एसिमेट्री, इतने फैक्टर्स हैं, सिमेट्री एंड अनसिमेट्री या एसिमेट्री कह सकते हो। दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स, दीज आर द 6 फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट डाइपोल। ये छवों मिलकर डाइपोल को अफेक्ट करते हैं, ये 6 के 6 डाइपोल को अफेक्ट करेंगे। देन वी हैव वेरी, मतलब हमको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है कि डाइपोल किसकी वजह से प्रभावित होता है, कौन है वो जो डाइपोल को अफेक्ट करते हैं। तो ये हैं, ये सारे फैक्टर्स डाइपोल को अफेक्ट करते हैं। अब यहां तक समझ आ गया, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, किन मॉलिक्यूल का डाइपोल जीरो होगा, किनका डाइपोल जीरो नहीं होगा, हम लोग सारी बात करेंगे। पहले इतनी बात बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर है, अप टू दिस सभी को क्लियर है? हाँ जी बताइए सभी लोग। बच्चों सभी लोग, बार बार मैं कहना पड़ता है चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करो। ये बात आप लोग पहले दिन आते जैसे लेक्चर में आया करो ना, एक बार कर लिया करो, क्योंकि मैं बाकी लेक्चर्स में बोलने वाला नहीं हूँ, और मुझे पता तुम लोग इतने ठेठ मतलब ढीठ हो ना, बिना बोले करोगे नहीं, और मैं बोलना चाहता नहीं हूँ, तो कर लिया करो। कोई एक दो ठो याद दिला दिया करो यार, रोज हर 10 मिनट के लेक्चर के बाद कोई एक लोग कमेंट में लिख दिया करो, मेरी तरफ से कोई एक ये जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस ये कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये जरूर करवा लिया करो, मैं बस पढ़ाने फोकस करूंगा, ठीक। उम्मीद है कोई तो करेगा ऐसा। चलो, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट। हम लोग बॉन्ड का मूवमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट।
बॉन्ड किधर मूव होगा तो डाइपोल कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठिएगा, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा। किसी भी लेवल का एग्जाम जाओ, इवन आप नेट लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का, गेट लेवल का जाओगे तो डाइपोल मोमेंट तक के क्वेश्चन वहां आते हैं। ये टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। चलो जरा मैं आपको समझा दूं, बॉन्ड मूवमेंट पहले देखो कैसे होता है। किसी एक पॉइंट से, हमारा मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ए है, हम किसी पॉइंट से इसको लेके मूवमेंट करेंगे। एक इधर, थोड़ा इसको हेल्दी कर लूं, ये हो गया। फिर इसी मूवमेंट को हम पकड़ेंगे, ये मॉलिक्यूल यहां से इसका रिजल्टेंट डाइपोल होगा। फर्दर ये देखो हमारे 3 बॉन्ड हैं, ये तीनों बॉन्ड एक सेंटर से होकर गुजरते हैं, ठीक। यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ हमारा मॉलिक्यूल का एटम ए है और ये है हमारा एटम बी। एटम बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एटम ए पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा जो है रिजल्टेंट है, म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल जो म्यू होगा, और ये हमारा जो होगा सी, एटम सी होगा, ठीक है। अब यहाँ से डाइपोल का अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो डाइपोल इधर से इधर मूव करेगा हमेशा, क्योंकि शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुका है, इस वाले बी के पास। ये हमारा एटम ए का न्यूक्लियस है और यहाँ पे एटम बी का न्यूक्लियस होगा। सो ये हमारा डायरेक्शन है किसका, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसके बीच का डायरेक्शन है। ये हमारा रिजल्टेंट म्यू है और इनके बीच का ये हमारा क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा। ये हमारा रिजल्ट क्या है, सी, सी वेक्टर सी है। अब हमें क्या करना है, इन सबके बीच में डाइपोल कैलकुलेट करना है, कितना डाइपोल है, ठीक, कितना डाइपोल है। कहीं जीरो आएगा, कहीं हाई आएगा, कहीं लो आएगा। एक मोमेंट हमारा डाइपोल का इधर हो रहा है, एक मोमेंट हमारा डाइपोल का इधर हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब मान लेते हैं जब इधर हुआ था तो इसका डाइपोल μ1 था और इस डायरेक्शन में जो डाइपोल था वो μ2 था, ठीक। दिस इज μ2, डाइपोल μ2 और ये μ1। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे μr है। μr मतलब रिजल्टेंट डाइपोल, r का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल है। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दोनों का सम या सब्सट्रैक्शन होगा ना, तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट डाइपोल। अब हमें देखना है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। आप देखो वेक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये डायरेक्शन हमको समझ में आ गया, ये मॉलिक्यूल में ए की तरफ, बी की तरफ, सी की तरफ, तो आपका डाइपोल मूवमेंट हो रहा है। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये कैसे निकलता है, म्यू रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या, √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा के बराबर होता है। द रिजल्टेंट जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट में बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेक्टोरियल मेथड। इसको हम लोग वेक्टोरियल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, डाइपोल इज कैलकुलेटेड, डाइपोल इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टोरियल मेथड। वेक्टोरियल मेथड, ये फॉर्मूला याद रखना, अभी आपको समझाता हूं वेक्टोरियल मेथड। और वेक्टोरियल मेथड क्या है बच्चों, जरा देखना, म्यू आर मतलब म्यू रिजल्टेंट, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, म्यू रिजल्टेंट कितने के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। और थीटा क्या था, थीटा जो था वो एंगल था किसके बीच में, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये जो एंगल है यही हमारा क्या है, थीटा, इसके बराबर होता है। ये μ1 μ2 cos थीटा के बराबर है। इसी फॉर्मूले से हमारा पूरा डाइपोल कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले से पूरा हमारा डाइपोल कैलकुलेट होने वाला है। तो ध्यान से देखो, इस डाइपोल मोमेंट में अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज आएंगे। ये हमारा क्या डाइपोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डाइपोल कैलकुलेट होने वाला है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चलो कैसे करना जरा समझिएगा आप सभी लोग।
अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है ना, दो पॉसिबिलिटी। थीटा है हमारा एंगल, थीटा का यहाँ पे एंगल है, और इस एंगल पे हमारा डाइपोल डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। क्या हमारा डाइपोल इस थीटा पे डिपेंडेंट होगा? इसे पार्शियल निगेटिव कर लेना, ये पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे, होगा या नहीं होगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखे रहो, ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से हम लोग देखे रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले में हमें क्या करना है, मान लेते हैं सपोज दैट कि जब थीटा बराबर 0 था, ठीक है, तो जब थीटा बराबर 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, बताओ। पहला केस, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। ये इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारे पास दो केस पॉसिबल हैं। पहला है केस वन, जब केस वन होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। अब बताओ, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो म्यू आर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू आर, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू कहाँ रखोगे, कॉस थीटा में रखोगे, कॉस थीटा में रखा जाएगा। तो जब कॉस थीटा में रखोगे उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा जरा बताना, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, हाँ जी बताओ, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा। बस ये सिंपल मैथमेटिक्स है बाबा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, एक होती है ना। कॉस थीटा यहां कितना हो गया, अगर इसके हिसाब से रखें तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि हमारा थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 को इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू आर बराबर म्यू रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये μ1 प्लस μ2 के बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों सम नहीं हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, μ1 प्लस μ2 के बराबर, बोलो दोनों क्या हो जाएंगे, μ1 प्लस μ2 के बराबर हो जाएंगे। अब देखो कैसे, मान लो हमारा सेंट्रल एटम ये था A, अब ये बराबर कैसे होता, ये C और B है ना, इधर आपका B हो जाता और इधर क्या हो जाता C। अगर ये होता और दोनों बराबर हो जाता तो एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, एक इधर मूव करे एक इधर मूव करे, है ना, एक इधर मूव करे, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, बट मूवमेंट किधर है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या कर देंगे, दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो ये हमारा एंगल कितना है 180 डिग्री। अभी आपको 180 डिग्री का भी करके दिखाता हूं, ठीक, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। इस केस में आपका पूरा का पूरा क्या होगा, वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस जरा देखना, केस 2 में हमारे पास क्या होगा, केस 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक हमारा डायरेक्शन ये है, दूसरा एक और बना देता हूं, पहले मैं उसको ही बना दूं, ए है इधर, इधर सी और इधर बी। अब दोनों में क्या हो, डाइपोल एक ही साइड मूव कर रहा हो, दोनों में डाइपोल एक ही साइड, ये इधर ये भी मूव कर रहा है, इधर ये भी मूव कर रहा हो, ठीक। यहां भी एंगल ये देखो, ये आपको दिख रहा है 180 इनके बीच में, बट बी और सी अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, एक ही साइड है। तो अगर थीटा की बात करोगे, बॉन्ड एंगल है, थीटा कितना है दोनों के बीच में, अभी देखो आप जो पीछे देखे थे हम थीटा ये निकाले थे ना, अब थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 अगर हो गया तो दोनों सम हो रहे थे, अगर थीटा बराबर 180 हो गया तो कितना हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू बताओ जरा कितना होता है। यहां पे हम क्या करना पड़ेगा, कॉस 180 का वैल्यू रखोगे, सो कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा, कोई मैथ वाला है इसमें कि सब बायो वाले हो, चलो बायो वाले भी तो इतना पता होगा ना, हाँ इतना पता होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा कितना होगा वैल्यू, हाँ 180 का वैल्यू कितना होगा, हाँ आंसर करो ना, आंसर करो, जो गलत सही फायदा कोई मतलब नहीं, गलत सही होता है। कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, हाँ अब सही है, ठीक है, -1 होगा। तो अगर cos 180 यहाँ पे cos 180 रख दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा
-1, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 180। तो अब हमारा जो म्यू रिजल्टेंट था वो कितना हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। अब यहाँ पे देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए 180 में तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन 0 हो गए और यहाँ पे कहूँगा 180 में तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक में, और एक में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सो हमें दोनों देखना है। अब ध्यान से बताओ, मैक्सिमम, ये केस क्या था, मैक्सिमम का था। इस केस में हमारा क्या आएगा, डाइपोल मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा। इस केस में, पहले वाले केस में जब थीटा बराबर क्या था 0, देन डाइपोल मैक्सिमम था, और जब थीटा बराबर 180 हो जाएगा तो डाइपोल क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। इस केस में डाइपोल इज मिनिमम। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला इसके लिए एग्जाम्पल है और ये वाला एग्जाम्पल आपका क्या है, इसके लिए है। ये इसके लिए क्यों, क्योंकि दोनों देखो आपस में मूविंग टूवर्ड्स सेम डायरेक्शन, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे, और ये अपोजिट में जा रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 180 हो जाएंगे, सॉरी 180 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा डाइपोल। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 होगा, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, सभी लोग बताओ। हाँ, आप सही है। आंसर, बस यही जरूरी होता है कि आप लोग को आंसर करने आना चाहिए। अगर आप आंसर कर रहे हो तो मजा आता है। सो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब चलो मॉलिक्यूल्स पे, किन मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 होता है और किन मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 नहीं होता है। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सबका क्लियर? तो अगला कैलकुलेशन किया जाए। अगला हमारा कैलकुलेशन है, सारे पॉइंट से जितने पॉइंट सबको लिखना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट नंबर ए। अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, सबके अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 बोलता है कि अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो हमारा म्यू होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस डाइपोल मोमेंट ऑलवेज इंक्रीज। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सो फर्स्ट है, इन ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक बार ही पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूं, एक बार आप रिवाइज कर लेना, भूल भी नहीं करेगा, सब याद रहेगा। तो पहला क्या है, इन ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाइपोल मोमेंट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है जरा देखो, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां हो जाएगा डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन डिफरेंस। ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा बच्चों, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। सो अगर दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो दे हैव हाई डाइपोल, और अगर कम है तो कम डाइपोल होगा। अब आप लोग बताइएगा, एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक। जो HCl, HBr और HI हैं, इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल कहां होगा। HCl, HBr और HI में अगर डाइपोल मोमेंट निकालने जाओगे तो कहां होगा, बोलो। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहां पे स्टेटमेंट ये हो सकता ना, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। यही तो बात होने वाला है, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट ऑल्सो इंक्रीज। सीधा सीधा कहने का मतलब एक ही बात यही है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो डाइपोल बढ़ेगा, दैट्स ऑल। तो अब देखो जरा, सबसे पहले एक हमारा मॉलिक्यूल है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HI। सबसे ज्यादा डाइपोल किसके पास होगा। सो इन सभी में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, फ्लोरीन के पास, फिर क्लोरीन के पास, फिर ब्रोमीन के पास, सबसे कम किसके पास है, आयोडीन के पास। तो पहले केस में आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे है, हाईएस्ट डाइपोल कहां मिलेगा, फ्लोराइड के पास, फिर क्लोराइड के पास, फिर ब्रोमाइड के पास, फिर आयोडाइड के पास, है ना। बट
एक जगह एक्सेप्शन आएगा। कभी क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ा आप लोगों ने? क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ा है कभी भी? उसमें एक तो बड़ा मजेदार दिया हुआ है ना? उसमें क्या है मजेदार, क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा। उसने दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, आप लोग बताइएगा इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। एक है CH3F, दूसरा है CH3Cl, तीसरा है हमारा CH3Br और चौथा है हमारा CH3I। इसमें डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, इसमें डाइपोल मोमेंट का घटता हुआ क्रम बताना था, किसका डाइपोल सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, ये ट्रेंड बताना था। कोई बता सकता है क्या ऑर्डर होगा? मैक्सिमम वाले का डायरेक्शन सही नहीं है, किसमें? सुमंत कुमार, कौन से वाले की बात कर रहे हो, थोड़ा मेरे को एक बार बताना। हाँ, तो देखो क्या होगा इसमें, मैक्सिमम क्या है इस वाले में, आपको अभी मैं देख लेता हूं, मैं रीचेक करता हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो डाइपोल होता है ना वो CH3Cl का होता है, CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3F का होता है, ठीक है, देन उसके बाद CH3Br का होता है, एंड उसके बाद आपका CH3I का होता है। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि इन दोनों में F और Cl में Cl का ज्यादा हो गया, क्यों? जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा थी ना, तो ये उल्टा क्यों हुआ? तो आप लोगों को पता होगा कि चार्ज Q इंटू L दोनों का रिलेशन होता है, L या D कह लो, डिस्टेंस बिटवीन, म्यू हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दो एटमों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है और एक में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना। चार्ज की अगर बात करें तो यहां पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, यहां पे फ्लोरीन में ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, जबकि क्लोरीन वाले बॉन्ड में कम चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट बच्चों ये बात ध्यान रखना, CCl बॉन्ड का लेंथ सफिशिएंटली हाई होता है, जबकि CF बॉन्ड जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो टोटल जो Q इंटू L है, L डोमिनेट करता है किसका, CCl का। CCl का जो डोमिनेंसी है वो लेंथ ज्यादा होने की वजह से टोटल जो प्रोडक्ट है Q इंटू L का वो CCl का ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू CF, क्योंकि CF बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दैट इज वाई CH3Cl मोनो हेलो कंपाउंड में, सिर्फ किसमें है, जब एक हेलोजन लगा होगा तब की बात है। मोनो हेलो कंपाउंड्स में क्लोराइड में डिस्टेंस कार्बन और क्लोरीन का ज्यादा होने की वजह से Q इंटू L का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है कार्बन फ्लोरीन से, ठीक है। दैट इज वाई इसमें आपका जो ऑर्डर होगा वो अलग मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिलता है। इसके पहले वाले स्लाइड पे ये डायरेक्शन जो बताए हैं, अच्छा हाँ ये गड़बड़ कर दिए हैं, ये जो है ना, ये वाला डायरेक्शन हमको उधर दिखाना था, यहाँ ठीक है, अब सही कर लो, ये इधर हो जाएगा, ठीक। ये डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन दोनों एक साइड कर दिया था, वैसा नहीं होगा, ऐसे रहेगा। क्लियर है अभी, सही है ना, यही देखना था ना। सगुन मिश्रा, these topic which are discussed I am discussing here, I will not discuss it in offline, I only discuss unit 4, 5 and 6. These units here in online classes I will discuss all units, but in offline classes I only discuss unit 4, 5 and 6. Other teacher may discuss it but I can't. Okay, so let me tell you, clear, it is clear to you। ये डायरेक्शन सही हो गया, यही था ना। अब चलो जरा आगे चलते हैं, ये आपका क्लियर हो गया पहले जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला दोनों समझ में आ गया। तीसरा है अगर नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेगा, अब जरा इसमें देखना, CHF3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, CHBr3 और CI3, अगर इनकी CHI3, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाना हो तो इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डोमिनेट करता है, तो इसमें F3 का डाइपोल Cl3 से ज्यादा है विच इज मोर देन Br3। तो यहां पे जब नंबर ऑफ हैलोजन की संख्या ज्यादा होगी, पॉली हैलोजन्स में Q डोमिनेट करता है L के ऊपर, बट मोनो हैलोजन में L डोमिनेटिंग ओवर Q हो जाता है। तो यहां पे आपको जो दिखेगा दैट इज, ठीक है, यहां पे जो आपको दिखेगा
दिस इज नाउ ओके। नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ेंगे तो पॉली हेलोजन कंपाउंड में क्या होता है कि पॉली हेलोजन कंपाउंड अगर आपको दिए गए हैं, हेलोजन कंपाउंड्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डोमिनेंस होता है। सो एल्किल हैलाइडो में जब जाओगे तो आपको एक्सेप्शनल मिलेगा। याद रखना एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में कई बार आया भी है और आ भी सकता है आगे भी। एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन CH3F इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड इज मोर देन क्लोराइड। तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों है, व्हाई दिस कोलाबेरी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला पार्ट मेरा एक्सप्लेन हो गया, ये पहला था। अब आ जाओ बच्चों दूसरे वाले पे, हम दूसरा डिस्कस करने वाले हैं, बी फॉर बनाना, ठीक है। ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट में। यहां तक पहले एक बार सभी लोग बता दो, क्लियर कट है, समझ आ रहा है, पढ़ने का कोई फायदा समझ आ रहा है। ये सब लेक्चर्स आपको पूरा फुल प्रूफ गाइडेंस कंप्लीट मिलेगा, आपको कोई यहाँ पे कंजूसी नहीं होगा, कायदे से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बस आपका जो काम है वो आप करते जाओ, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा चैनल भी जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों आपके दोनों बहुत काम के हैं। ये सब आपको धीरे धीरे पता चल ही जाने हैं। तो अप टू दिस एवरीबॉडी क्लियर टू ऑल, हाँ या ना करो फिर आगे चले हम, ठीक है। तो अगला हमारा जो इसमें पार्ट आता है बी, ठीक। बी क्या है, दो ऐसे, अगर कोई मॉलिक्यूल का परफेक्ट ज्योमेट्री है, ठीक है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है, देन मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉलिक्यूल का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो द मॉलिक्यूल PCl5 एंड SF6, इन दोनों का डाइपोल क्या होगा, 0 कि नॉन 0, बताओ सभी लोग। PCl5 एंड SF6 हैव म्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे हैव, इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, रेगुलर कि इरेगुलर, बताओ इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, रेगुलर कि इरेगुलर, बिकॉज दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, और जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है वो सब का डाइपोल क्या होता है, 0 होगा। सो दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कंप्लीट सिमेट्रिकल होते हैं, और जहां पे मॉलिक्यूल बच्चों सिमेट्रिकल हो गए वहां पे आपको डाइपोल 0 आएगा। तो देखो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, PCl5 ऐसा होता है, ये हमारा फास्फोरस सेंट्रल में होगा, यहां पे हमारा कौन रहेगा, फास्फोरस। अब फास्फोरस को यहां रख दो, अब ये पूरा मॉलिक्यूल देखो कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, कैसे देखो जरा बना के दिखाता हूं। ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा, सिमेट्रिकल है, जो ट्रायंगल बना हुआ ट्रायंगल पूरा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ऐसे ऊपर जितना है उतना ही नीचे ही, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री होने की वजह से, सिमेट्रिकल होने की वजह से, या कह सकते हो रेगुलर ज्योमेट्री अटेन करने की वजह से, इस मॉलिक्यूल का PCl5 का म्यू जो होता है वो 0 होता है, इसका म्यू क्या है, 0 है। बात समझ में आई, दिस म्यू इज इक्वल टू 0। SF6 की चलो बात करें, तो SF6 में क्या होता है आप लोगों को पता है, इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल होगा तो सल्फर क्या होगा, सेंट्रल में, और सल्फर सेंट्रल में होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर देखो देखने मिलेगा। क्या ये ज्योमेट्री आप अच्छे से देख के बताओ, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल, हर जगह से क्या ये सिमेट्रिकल है। सो क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो आपका मॉलिक्यूल का डाइपोल क्या होगा, म्यू ऑल्सो इक्वल टू 0 होगा, इसका भी म्यू क्या होगा, 0 होगा, म्यू इक्वल टू 0। क्लियर सभी को, एवरीबॉडी, म्यू बराबर 0। क्या चल रहा है, कोई बता दो क्या चल रहा है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आओ, सी। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर होने के बाद सिमेट्रिकल हो ही जाना है, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है बच्चों तो उसका डाइपोल क्या होगा, 0 कि नॉन 0, फटाफट बताइए। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सॉरी प्लेनर है, देन व्हाट शुड बी देयर डाइपोल, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सो इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर
if molecule is planar then its dipole is zero, then its dipole moment is zero, dipole moment is zero। चलो आप लोगों के लिए कुछ काम देता हूं, कुछ तो काम करोगे ना। आप ऐसे सभी प्लेनर मॉलिक्यूल बताओ जिनका डाइपोल जीरो हो, जिसको जो एग्जांपल पता हो कमेंट सेक्शन में फेंक दो। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बताओ एज एग्जांपल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता हो, एग्जांपल के तौर पे उनको बताइए। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो और वो सब प्लेनर हो, ठीक है ना, प्लेनर होना जरूरी है। तो आपके दिमाग में कौन कौन सा मॉलिक्यूल चल रहा है कि प्लेनर भी है और उसका डाइपोल जीरो भी है, चलो बताओ कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। मैं तो बताऊंगा, तब तक फटाफट आप लोग बता लो। तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो प्लेनर है और उनका डाइपोल जीरो है? हाँ जी, कोई बता रहा है क्या? कोई तो बताएगा ना, किसी को तो बताना ही पड़ेगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल CO2, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड किसने बताया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लेनर है और देखो सिमेट्रिकल है, ठीक, सिमेट्रिकल है तो इसका म्यू बराबर जीरो। वेरी गुड। और इसके अलावा और कोई और मॉलिक्यूल है क्या? XeF2 प्लेनर है? XeF2 देखो ध्यान से, XeF2 क्या होता है? अगर इसका ज्योमेट्री देखोगे तो उसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट शेप इसका क्या होगा? ये जीरो, म्यू बराबर जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? ध्यान से देखो, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं और वो भी ट्राइंगल पे चले जाते हैं। तो XeF2 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, लोन पेयर तीनों सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज ऑल्सो लीनियर एंड प्लेनर, इसका भी क्या हो जाएगा? जीरो। HCl का जीरो होगा? गधा कहीं का। HCl में एक H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, Cl का अलग है, वहां पोलैरिटी अभी तो एग्जांपल दिखाया था HCl का ना, HF, HCl, HBr, तो उसका जीरो पॉसिबल है? असंभव बात कर दिया। XeF4 का, XeF4 पढ़ाए हैं? XeF4 देखो, ये है XeF4, तो जो XeF4 है इसका क्या होगा? XeF4 का प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ये, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, और इसका क्या होगा? म्यू बराबर जीरो, म्यू बराबर जीरो। इसके अलावा बेंजीन, आप सबने पढ़ा, बेंजीन कैसा है? सिमेट्रिकल है, बेंजीन प्लेनर है, इसका म्यू क्या होगा? जीरो। नैप्थलीन मॉलिक्यूल, नैप्थलीन का भी म्यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए वेरी प्लेनर मॉलिक्यूल, इसका भी म्यू बराबर जीरो। इसके अलावा बाईफेनाइल का नाम सुना होगा, बाईफेनाइल भी क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। जो मॉलिक्यूल प्लेनर ज्योमेट्री अटेंड कर लिया, प्लेनरिटी में आ गया, उसका डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो, दिस इज कॉल्ड बाईफेनाइल, और बाईफेनाइल का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो, दिस इज ऑल्सो म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हुआ? बिकॉज दिज मॉलिक्यूल्स हैव प्लेनैरिटी, है ना, इनके पास क्या होता है? प्लेनैरिटी, और जिनके खानदान में प्लेनैरिटी है वो सब जीरो हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल? इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल? जो आपको याद हो। प्लेनरिटी जिसमें आ जाएगी मॉलिक्यूल, उसमें अपने आप आपको जीरो दिखाई देगा, ठीक है। जहां प्लेनरिटी आएगी वो अपने आप जीरो शो करेगा, ठीक। अभी इसमें कई सारी बातें बची हुई हैं, अभी इतना ही नहीं, अभी तो बहुत सारी बात बची हुई है, उसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट ही नहीं किया। चलो और आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आ जाएंगे मॉलिक्यूल जिनके पास सिमेट्रिकल हो, ठीक। हमारा सी हो गया, सी था कि डी था? ये था हमारा सी। अब आ जाओ डी पे। डी, अगर कोई मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकल है, पूरे एटमों, मतलब प्लेनर नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके सब प्लेनर हो, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल क्या होता है? जीरो। सो इफ मॉलिक्यूल हैव, या कह सकते हैं इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, देन सिमेट्रिकल
देन वेक्टर सम इज जीरो, उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब कि वहां पे म्यू बराबर जीरो मिलेगा। इस केस में आपको म्यू मिलेगा जीरो। सो देखना है कौन कौन से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का पहला एग्जांपल है CCl4। आप सबने पढ़ा CCl4 क्या होता है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल। तो CCl4 का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। CCl4 इसका म्यू क्या होगा, जीरो। BCl3 सिमेट्रिकल है, BCl3 कैसा है, सिमेट्रिकल, देखो ये, इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मीथेन कैसा होता है, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, तो मीथेन भी हमारा सिमेट्रिकल, उसका भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके अलावा मीथेन के अलावा SiCl4 कैसा बनेगा, इसी की तरह बनेगा। तो SiCl4 का ऐसा स्ट्रक्चर ही बना देते हैं ना। SiCl4 पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन मॉलिक्यूल में सारे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, उन सब में म्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो। सो दीज मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। दीज मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ऐसे सभी मॉलिक्यूल हम लोग को क्या मिलेंगे, जीरो डाइपोल वाले मिलेंगे। टेट्राइड स्क्वायर प्लेनर अगर कोई हुआ तो, अगर कोई मॉलिक्यूल, देखो अभी मैं आपको सब बता देता हूं, सब में आपको ध्यान से देखना है, कहीं जीरो होगा कहीं नॉन जीरो होगा। ऐसे जहां पे भी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं और सभी एटम एक जैसे हैं ना, उन सब का जीरो होगा। ठीक है, इसका मैं एक टेबल अभी एक लेक्चर में, अभी एक लेक्चर और बचा है, कल मैं दूसरा लेक्चर जब बताऊंगा तो आप लोग को उसके आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, सो आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे, इसके आगे वाली जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे क्या, कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो डाइपोल मोमेंट का आज पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरा पार्ट कल शुरू करेंगे। सो उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में आ गया होगा। सभी लोग बच्चों वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं होता है, वो तो कॉमन चल रहा है।